हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हो। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। तो जो नाम मैंने रखा था फीडबैक का वो भी जल्दी से दे दूं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। आपकी और कैसर अजय की डिबेट बहुत ज़बरदस्त थी, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। जिस तरह आप दोनों ने उसको समराइज़ किया, हारिस ने और आपने, और आई थिंक कैसर का भी शायद यही व्यू पॉइंट हो कि हमने किसी को कन्वर्ट नहीं करना, हमें ये सवाल रखने हैं, आगे लोगों के ऊपर है कि वो जो भी माने। तो डेफिनिटली अ स्टेप इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। और उम्मीद रखता हूँ कि आप अगर कैसर साहब से नहीं तो और इस तरह के लोगों से आगे आगे डिबेट करते रहेंगे और एक अच्छा हेल्दी माहौल बनेगा। एक जगह जहाँ पे कैसर भाई मेरी हारिस से भी इत्तेफाकन बात हुई परसों, थोड़ी लंबी हुई, लेकिन जो मैं एक मैसेज आपको भी देना चाहूंगा वहां से कॉपी कर रहा हूँ कि कैसर भाई के पास जो है वो खूबसूरत अल्फाज थे और एक्सेंट भी खूबसूरत था, ब्रिटिश था गालबन, वहां पे शायद गालबन पढ़े पड़े हैं, मुझे नहीं पता, मैं उनको फोन नहीं करता। इसके अलावा उनके पास कुछ खास मटेरियल अनफॉर्चुनेटली नहीं था। जो आपने सेकंड रिबटल के दौरान की प्रेजेंटेशन को लेके भी उसके आर्गुमेंट्स दिए वो भी बड़े सॉलिड थे और समझ आने वालों को समझ आ जाने चाहिए, लेकिन हर किसी का ऑफ कोर्स इंटेलेक्चुअल लेवल सेम नहीं होता। एक मैं अगर आपको रिक्वेस्ट करूँ ना कि नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा इस तरह साइंस की आड़ लेके कॉपी पेस्ट करके चीजें दिखा रहा हो, मैं भी जब रिसर्च पेपर यहाँ लिखूंगा तो उसका स्टार्ट में मैं प्रायर नॉलेज भी लिखूंगा कि जी मेरे से पहले गालिब ने ये लिखा, हारिस ने ये लिखा, और यहाँ पे उनकी चीजें नहीं थी तो उसमें मैं और एडिशन कर रहा हूँ। फिर मैं काउंटर भी बाजूकात डालूंगा अगर मेरा वाकई बड़ा कोई बेहतरीन रिसर्च पेपर है कि जी एक्स पर्सन जो है ना उसके काउंटर पे ये नहीं हो सकता, ये कहना है। आपकी आवाज ना ठीक नहीं आ रही है, आप अपना माइक शायद एडजस्ट करें। सॉरी, मुझे नहीं पता कि कहाँ से मैं कटूं और मैं चले थोड़ा हिल के मुझे लग रहा है कि ये आपकी हैंड फ्री का इशू है, कोई या माइक मुंह से दूर होने का इशू है, कुछ ऐसा है। मैंने हैंड फ्री तो एक्चुअली उतार दी अभी थी ठीक हो गया, आपको। अभी एकदम ठीक हो गया, एकदम ठीक हो गया अभी। अच्छा, तो मैं गालिब भाई ये कह रहा था, आज कर रहा था कि जिस तरह अगर मैं भी एक रिसर्च पेपर आज लिखूंगा ना, आपको खैर बेहतर पता होगा, मैं ऑडियंस के लिए बस एक कह रहा था ये बात, तो उसमें मैं प्रायर नॉलेज पहले लिखूंगा कि जी मेरे से पहले गालिब साहब गुजरे, उन्होंने इस फील्ड में ये बातें लिखी। फिर उसके बाद हारिस साहब गुजरे, उन्होंने ये लिखा, ये यूजली एब्स्ट्रैक्ट और उसका हिस्सा होता है इंट्रोडक्शन का। फिर मैं बाज़ औक़ात ये भी लिख सकता हूँ उसके अंदर एक सेक्शन में कि इसका काउंटर आर्गुमेंट क्या है, कि लोग क्या कहते हैं कि ये जो मैं थ्योरी पेश कर रहा हूँ, जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है या जो मेरा कंक्लूजन है, ये क्यों नहीं हो सकता, मैं वो भी लिखूंगा। उसके बाद मैं अपने रिजल्ट्स लिखूंगा और एंड में कंक्लूड करूंगा। अब आप अगर या कैसर साहब या कोई भी बंदा गलती का मुजाहरा करके मेरा जो काउंटर आर्गुमेंट वाला पैराग्राफ है या उसकी कोई डायग्राम उठाकर चिपका दे और कहे कि देखो जी ये साहब तो ये कह रहे हैं, तो ये कितनी बड़ी बदयानती होगी। इसमें तो नेक्स्ट ये टाइम किया है ना, कैसर साहब ने तो ये किया है। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप ऐसे बंदे को सिर्फ एक सवाल, आपके पास उसका बेहतर आर्गुमेंट भी होगा, लेकिन अगर मैं होता ना तो मेरा बड़ा दिल था कि कॉल किसी तरह बीच में घुस के उसको कहूं कि भाईजान आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप सिर्फ ये करें कि इन ऑथर्स के जो आपने कॉपी पेस्ट डाले हैं, इन्हीं पेपर्स के कंक्लूजन्स क्या है वो भी साथ दिखा दें मुझे, कि ठीक है इस डेटा को देख के ऑथर इन्फर क्या कर रहे हैं, आप मुझे पूरा खुद से बताएं। तो वहां पता लग जाता है कि इन सब ऑथर्स ने इससे क्या कंक्लूजन निकाला, और मेजोरिटी ने यही निकाला हो रहा था कि एवोल्यूशन ठीक है, एक्स वाई जी थोड़ा ऊपर नीचे हमारा इख्तलाफ है, लेकिन खैर कैसे साहब ने वो नहीं किया। बता दिया था ना, अब मसला ये है कि क्योंकि कैसर का और मेरा दोनों में से ना एक बात मसला मेन था, जो मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ वो क्या था। मेरे पास करने के लिए थी बहुत बातें, इसलिए मेरे हर बात को एक एक सेंटेंस ही मिला है, ठीक है। कैसर के पास करने के लिए थी नहीं कोई बात, तो उसने एक एक बात 100 बार रिपीट की है। मैंने कैसर को शुरू में ये बता दिया था कि भाई जब उसने गूल्ड का नाम लिया तो मैंने साथ ही कह दिया कि गूल्ड तो एवोल्यूशन को मानता है, और कैसर इतनी बेशर्मी है कैसर की कि कैसर अभी तक इस बात का वो जवाब नहीं देगा, और ना उसने दे सकना कभी, क्योंकि उसको पता है कि यहाँ पे सीधा सीधा वो एक्सपोज हुआ है। और ये सारा कुछ जितना भी है, मैं तो लोगों को यही कहूंगा कि इस डिबेट को देखो सिर्फ, ठीक है। कैसे बड़ी वीडियोस बना रहा है इस पे और कटिंग कर रहा है, अभी तक मैंने कटिंग नहीं की, और मेरा वैसे कोई इरादा नहीं है कटिंग करने का, मगर मैं कटिंग कर सकता हूं। तो मैं कह रहा हूं कि जरा कैसर अपने सारे जिसको कहते हैं रीजन ला ले, तो अगर मेरा दिल करेगा तो उसके बाद मैं कर दूंगा, अगर नहीं करेगा तो नहीं करूंगा। मैं वैसे यही चाहता हूं कि लोग वो डिबेट देखें, सही है, क्योंकि वो डिबेट देखने से ही लोगों को पता लगेगा कि मैंने क्या कहा है। और मैंने सारी बातें एक एक बात कवर की हुई है प्रॉपरली, सारे जो इवन के जो बातें अभी कैसर कह रहा है ना,
उनके जवाब भी मैं ऑलरेडी डिबेट के अंदर ही दे चुका हूं, मुझे कोई वीडियो बनाने की और जरूरत नहीं है, सारी बातों के जवाब मैं दे चुका हूं डिबेट के अंदर ही। ठीक है, तो ये ऐसे ही बातें हैं जो आप कह रहे थे कि पीछे किसने क्या कहा, यूं क्या कहा, वो क्या किया। ये भी मैंने कैसर को ये भी कहा था कि भाई एवोल्यूशन अगर गलत है ना तो आपके पास अल्टरनेट क्या है, और जो अल्टरनेट है उसका सबूत क्या है, और वो कैसर को सांप सूंघ गया था, उसके पास कोई इसका जवाब नहीं है, क्योंकि है ही नहीं है कोई जवाब, किसी के बाप के पास भी नहीं है एवोल्यूशन का अल्टरनेटिव। तो क्या लेकिन वाले भाई इसमें मैं एक पॉइंट यहाँ पे रेस करूंगा, जब कुछ अर्सा पहले तक एवोल्यूशन की भी थ्योरी उतनी इवॉल्व या उतने हमारे पे एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स नहीं आए थे, तब बिलीवर्स का भी ये आर्गुमेंट था यार कि चूंकि तुम्हारे पास हर सवाल का जवाब नहीं है कि फर्ज करो जोड़ा कैसे बन गया और फिर फर्ज करो कि मेल, ये सब बातें कैसे आई, तो फिर हमारी थ्योरी तब तक मान लो। लेकिन ये तो गलत बात ना हुई कि जस्ट बिकॉज इसकी काउंटर नहीं मिल रहा तो ये मान, मतलब आपका आप मेरा सवाल समझ पाए? हाँ, मैं आपको बता देता हूं कि मेरा कहने का मतलब क्या था। साइंस की हर थ्योरी की एक एक्सप्लेनेटरी पावर होती है, और साइंस की थ्योरी इस वजह से करेक्ट होती है कि उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर जो है नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्लेन करती है। यहां पे जब मैं कहता हूं ना कि अल्टरनेटिव प्रोवाइड करें, तो जो एक्सप्लेनेटरी पावर एवोल्यूशन की है ना, अगर एवोल्यूशन का अल्टरनेटिव देना पड़ेगा ना, तो उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर एवोल्यूशन से ज्यादा होनी चाहिए। इसकी सिंपल सी मिसाल है न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉज। एक वक्त था कि साइंसदान समझते थे कि वो इस यूनिवर्स को बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें मरकरी के ऑर्बिट की इनकंसिस्टेंसी पता चली, हमें और चीजों का पता चला आहिस्ता आहिस्ता, और हमें समझ आई कि वो नहीं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते। फिर क्या हुआ, आइंस्टाइन की ग्रेविटी आई, आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी आई, और उसने उन प्रॉब्लम्स को जिनको न्यूटोनियन ग्रेविटी और न्यूटोनियन जो लॉज ऑफ यूनिवर्स हैं वो प्रॉपरली नहीं डिफाइन कर सकते थे, उसने उन्हें डिफाइन किया। यानी आइंस्टाइन की जो ग्रेविटेशनल थ्योरी है, जनरल रिलेटिविटी है, उसकी एक्सप्लेनेटरी पावर, नेचर को एक्सप्लेन करने की पावर न्यूटन के लॉज से बहुत ज्यादा है। इसी तरह जब हम एवोल्यूशन को डिस्कार्ड करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता कि इन लोगों का लॉजिक पता क्या है, एवोल्यूशन को उठा के साइड पे फेंक दो, अब बैठ के डंडे बजाओ, क्योंकि अब आपके पास कुछ है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि इनका साइंस का रूल है, जब आप एक थ्योरी को डिस्कार्ड करते हैं तो आपको अल्टरनेटिव देना पड़ता है। अल्टरनेटिव डिस्कार्ड करता है एवोल्यूशन को। एवोल्यूशन को डिस्कार्ड इस तरह नहीं किया जा सकता कि ये नहीं हुआ तो एवोल्यूशन गलत है, नहीं। जब आप एवोल्यूशन को डिस्कार्ड करेंगे तो आपको अल्टरनेटिव थ्योरी ऐसी देनी पड़ेगी जो कि इस लाइफ को, जमीन पर लाइफ को, लाइफ की सारे रंगों को, लाइफ के सब स्पीशीज को, हर एक चीज को एवोल्यूशन से बेहतर एक्सप्लेन करे। जब तक आप वो थ्योरी नहीं देते तब तक एवोल्यूशन बुक्स का वजह मजबूरी रहेगी, अगर आप मजबूरी भी मान लें, क्योंकि आप आज तक कुछ दे नहीं सके, तो अब आपकी मजबूरी एवोल्यूशन बुक्स में रहेगी, बायोलॉजी की बुक्स में। तो मेन बात यह है कि जिस दिन ये कोई अल्टरनेटिव देंगे जिसकी एक्सप्लेनेटरी पावर ज्यादा है, तो उस दिन एवोल्यूशन डिस्कार्ड होगी। फिर दूसरी बात कि जी एवोल्यूशन के अर्ली टाइम में साइंस, ये जो बिलीवर्स थे वो सही थे कि जी जो है ना आपके पास इतना एविडेंस नहीं है, मगर प्रॉब्लम यह है कि उनकी जो थ्योरी थी उसके पास तब भी एक्सप्लेनेटरी पावर नहीं थी। उनकी थ्योरी रिप्लेस ही इसलिए हुई थी कि एवोल्यूशन के पास लाइफ को एक्सप्लेन करने की एक्सप्लेनेटरी पावर बहुत ज्यादा थी। एविडेंस चाहे थोड़ा था, मगर जो एविडेंस उनके पास था अपने अपने एजेंडा को या अपने क्लेम को प्रूव करने के लिए, वो है ही नहीं था, कहीं भी नॉन एग्जिस्टेंट था। तो एवोल्यूशन तब भी जो थी, तब भी प्रिंसिपली एवोल्यूशन ही ठीक थी, क्योंकि उनके पास तो कोई एविडेंस है ही नहीं है। आदम और हवा का आदम की पसली से पैदा होने का एविडेंस किधर है, कौन देगा? आदम का जन्नत से उतारा जाना कौन एविडेंस देगा? कोई एविडेंस नहीं है। मट्टी से बनाया जाना कौन देगा एविडेंस? कोई एविडेंस नहीं है। अगर मान लिया जाए कि बुक ऑफ जेनेसिस और कुरान में आदम का मट्टी से बनाया जाना जो है वो एक थ्योरी है, एक साइंटिफिक थ्योरी है, तो बताएं उस साइंटिफिक थ्योरी का एविडेंस कौन है, किधर है? उसका एविडेंस किधर है? उस पर छपने वाले रिसर्च पेपर्स किधर हैं? वो रिसर्च पेपर ही दिखा दें। तो ये तो हाल है इनका, इनके पास कुछ भी नहीं है सवाए सिर्फ और सिर्फ एतराजात के। और साइंस एतराज पे नहीं चलती। साइंस को चाहिए एक ऐसी थ्योरी एवोल्यूशन को रिप्लेस करने के लिए जिसकी एक्सप्लेनेटरी पावर बहुत ज्यादा है, और वो बायोलॉजी को, नेचर को एवोल्यूशन से ज्यादा बेहतर तरीके से बताती है, बल्कि जहां पे एवोल्यूशन फेल होती है वहां पे वो ज्यादा शाइन करती है। क्योंकि नई थ्योरी आती तब है जब एक जगह पे पुरानी थ्योरी फेल हो रही होती है और नई थ्योरी आके उस जगह पे शाइन करती है।
यानी उस जगह पे वो खड़ी हो जाती है, अपने आप को स्टैब्लिश उधर करती है, जैसे मरकरी का ऑर्बिट और थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी। तो ये बातें अब क्या इनके पास, इनका ना आर्गुमेंट तब वैलिड था ना आज वैलिड है। ठीक ठीक कह रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ऑडियंस जो सुन रही है उनको भी काफी अच्छे से दोबारा से एक बार रिफ्रेशर लेसन मिला। बस जाने से पहले मैं अपनी एक कम इल्मी का एतराफ कर दूं, और हो सकता है आपको ये पॉइंट भी जहन में रहे और कभी टाइम मिले तो आप इसको भी एड्रेस करें, लेकिन बेसिकली बर्डन मेरे ऊपर आता है। जो कैसर राजा का आखिरी वो था ना पेपर नेचर के अंदर छपा हुआ, अब नेचर भी बड़ा नाम है कि वो टाइम पूरा नहीं पढ़ रहा, आपने हालांकि उसकी एक्सप्लेनेशन दी है और आई थिंक मोर देन वंस दी है हारिस के चैनल पे, जो आप लोगों ने उसके बाद में पोस्ट दैट डिबेट एनालिसिस भी किया था, मैंने उसमें भी समझने की कोशिश की, लेकिन मेरी गालिबन कम इल्मी है कि मैं अभी भी थोड़ा सा उस पर फंस रहा हूँ। तो मैं इस पर अपनी रिसर्च कर रहा हूँ, कभी आपको अगर टाइम मिले, आई थिंक मैं अकेला नहीं होऊंगा, और भी कुछ लोग होंगे जो वहां पे आके थोड़ा सा फंस रहे होंगे, तो ज्यादा आसान अल्फाज में आपने जो एक्सप्लेनेशन दी वो आधे मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। तो देखिएगा आप भी, वरना मैं तो अपनी तरफ जब भी टाइम मिलेगा इसको आगे चलाता रहूंगा, और फिर हाँ, तो शायद म्यूटेशन की एक्सप्लेनेशन मैंने पहले भी दी है। कैसर ने कहा कि म्यूटेशन नहीं हो सकती, 15 बिलियन ईयर्स चाहिए एक म्यूटेशन को होने के लिए। ये बात बिल्कुल झूठ है। कैसे? अगर मैं और आप दोनों लैब में चले जाए ना, ठीक है, अपना अपना स्वैब दे दें जेनेटिक्स टेस्ट के लिए, तो आप और मैं दोनों के डिफरेंस जो जीनोम में है ना, वो किस वजह से है? वो म्यूटेशन की वजह से। आप अगर अगर म्यूटेशन गलत है ना, तो जब मैं और आप दोनों अपना डीएनए सैंपल भेजें लैब में, अगर म्यूटेशन गलत है तो हम दोनों का डीएनए का जो टेस्ट है ना वो डिफरेंट नहीं आ सकता। समझ गए? समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, जी हाँ। कैसर साहब के लिए इसकी एक्सप्लेनेशन ये है कि अल्लाह ने डिफरेंट क्रिएट किया, मगर मसला ये है कि जो डीएनए टेस्ट है ना, वो उसकी बेस ही म्यूटेशन पे है। वो उसकी जो बेसिक डॉगमा है ना उसका, जिसको ये वो वाला रिलीजन वाला डॉगमा नहीं है। डॉगमा एक और भी वर्ड यूज होता है प्रिंसिपल के लिए, कि उसका बेसिक प्रेमिस क्या है। उसका बेसिक प्रेमिस ही ये है कि म्यूटेशंस होती हैं। म्यूटेशंस होती है ना, तो इसी वजह से बाप और बेटे का डीएनए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और उसी की बेस पे हम ये बता सकते हैं कि ये डीएनए बाप का नहीं है और ये डीएनए बेटे का नहीं है, इन दोनों का डीएनए आपस में डिफरेंट है। ठीक है, ये चीजें जो हैं ये बड़ी सिंपल है। अगर म्यूटेशन नहीं होती तो फिर दुनिया में जितने डीएनए टेस्ट हुए हैं ना आज तक, वो पॉसिबल ही नहीं थे अगर म्यूटेशन नहीं होती। ठीक है, ये डीएनए टेस्ट कैसे काम करता है मैं इसके ऊपर साइंस कहानी पे एक वीडियो बना दूंगा प्रॉपर। ठीक है, मैं आजकल साइंस कहानी के लिए अभी मुझे एक बंदा मैंने हायर करना है, अभी मैं उस प्रोसेस में हूँ, क्योंकि मेरे से काम नहीं हैंडल हो रहा। तो अभी मैंने कुछ हैं लोग जिन्होंने मेरे लिए टीनू हायर किया था, अब वही एक और शख्स भी मेरे लिए हायर करके दे रहे हैं जो कि मुझे इस काम में हेल्प करेगा। तो वो जैसे ही आ जाएगा तो मैं साइंस कहानी पे दोबारा से काम शुरू कर दूंगा। तो जो मेन बात है ये याद रखें कि अगर म्यूटेशन, कैसर साहब की बात समझाने के लिए मुझे कोई साइंस आपको समझाने की जरूरत नहीं है। लोग मर जाते हैं, जल जाते हैं। पाकिस्तान में आज से 3-4 साल पहले की बात है कि एक टैंकर कहीं आके उलट गया और लोग खेतों में पेट्रोल बहने लग गया। लोग बाल्टियां लेके आ गए और क्या करने लग गए, उस टैंकर से जो पेट्रोल था जो गिरा हुआ था वो चोरी करने लग गए। और क्या हुआ, वहां पे किसी ने सिगरेट जला दी और वो सारे लोग जिंदा जल गए। किसी को नहीं पता था कि ये लाश किसकी है जली हुई, और ये लाश किसकी है, और ये लाश किसकी है। तो क्या हुआ, फिर डीएनए टेस्ट कर करके लोगों के हवाले लवाहकीन के हाथों में लाशें दी गई। क्यों दी गई? डीएनए टेस्ट की बेसिस पे। इसी वजह से दी गई कि वो इस अजम्पशन को आप जाएंगे, जिसके प्यारे मरे थे ना उसके अंदर, जो आदमी जल के, किसी का भाई जल के मर गया था, तो उस बंदे ने क्या किया, उसने ये नहीं किया कि उसने उस लाश का सैंपल लिया, उसने अपना जाके जेनेटिक सैंपल दे दिया लैब में, और उन्होंने सब लाशों के साथ उसको मैच किया। जिसके साथ वो मैच सबसे ज्यादा हो रही थी, उन्होंने उसको जो है ना वो कह दिया कि ये आपके भाई की लाश है। क्यों? क्योंकि आप में और आपके भाई में सेम जेनेटिक म्यूटेशंस नजर आएंगी, जो कि आपके बाप से आपने इनहेरिट की। समझ गए? मगर कुछ ऐसी होंगी जो कि आप में नहीं हुई हैं और आपके भाई में भी नहीं हुई। ठीक है, अब एक तरफ फर्ज कर लें, अब बहुत ही सॉरी केस आई है कि फर्ज कर लें मेरा भी कोई प्यारा इस तरह मर गया और आपका भी कोई प्यारा इस तरह मर गया, दोनों की लाशें सामने पड़ी। ठीक है, और कोई नहीं आइडेंटिफाई कर सकता कि मेरा कौन है और आपका कौन है।
ठीक है, तो फिर एक तरीका है, वो क्या है कि आपके प्यारे की आपके साथ जेनेटिक सिमिलरिटी होगी, सेम म्यूटेशंस जो कि आपके बाप से उसको मिली हैं और मां से मिली हैं उसको, वो आपकी और उसकी सिमिलर होंगी, और मेरे के साथ सिमिलर होंगी। मगर कुछ नई म्यूटेशंस ऐसी होंगी जो कि मेरे रिलेटिव के अंदर भी हुई हैं और आपके रिलेटिव के अंदर भी हुई हैं, वो दोनों हमें डिफरेंट बनाती हैं आपस में एक दूसरे से, और इस डिफरेंस की बेस के ऊपर ही ये आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये लोग आपस में रिलेटेड हैं। ठीक है, ये म्यूटेशन के बगैर पॉसिबल ही नहीं होता। इंसान के जीनोम में कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि इंतहाई म्यूटेशन जिनमें होती है जब मां बाप से बच्चे पैदा होते हैं। ये बेसिकली जेनेटिक टेस्ट होता है, इसमें पूरा जीनोम तो कोई कंपेयर ही नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ उन पोर्शंस को कंपेयर करते हैं जो कि जिनमें इंतहाई ज्यादा म्यूटेशन होती है बाप से बच्चों के और मां से बच्चों के दरमियान। उनको जब आप कंपेयर करते हैं तो सारी कहानी खुल के आ जाती है कौन किसका रिश्तेदार है, बस म्यूटेशन की बेस पे। म्यूटेशन के बगैर ये पॉसिबल नहीं है। तो कैसर जो बात कर रहा है बेसिकली, एक तो पहली बात यह कि कैसर को ये समझ ही नहीं है कि म्यूटेशन कैसे होती है। सबसे पहली, आई एम सॉरी टू से कि ही इज अ लेमैन, और मैं बड़ा डिसअपॉइंट हुआ हूं। मुझे अगर पता होता ना कि कैसर इतना फक्कड़ है इस मामले में कि उस बेचारे को जरा भी नॉलेज नहीं है, तो मैंने उसको सीधा कह देना था कि भाई तुम्हें नॉलेज है ही नहीं, तुम्हारे साथ डिबेट करनी ही नहीं है इस टॉपिक। ठीक है, क्योंकि मुझे लगता है कि उस बंदे, वो बंदा बड़े भड़के तो मार रहा था कि उसको है नॉलेज, मगर उसको बेचारे को कुछ भी पता नहीं। अगर उसे पता होता तो फिर कोई मजा भी आना था डिबेट का, क्योंकि उसको बेचारे को समझ भी नहीं आई कि मैंने एतराज क्या किए हैं, या मेरे क्वेश्चंस थे, या मैंने जो एविडेंस दिया उसका मतलब क्या है। उसको अभी तक यही समझ नहीं आई। वो कहता रेट्रोवायरस जो है हम में एक्टिव है। वो भाई, मैं रेट्रोवायरस के एक्टिव होने की बात नहीं कर रहा, मैं रेट्रोवायरस के फॉसिल डीएनए होने की बात कर रहा हूं, जो कि उसको बात समझ नहीं आई बेचारे को, उसे अभी तक समझ नहीं आई है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, उसको आइडिया है ही नहीं है कि मैंने बात क्या की है। फिर क्रोमोसोम 2 के ऊपर जो वो एतराज कर रहा है, वो कह रहा है कि टेलोमीर सीक्वेंस का दरमियान में होना इसका मतलब नहीं है कि डीएनए फ्यूज है। तो भाई टेलोमीर सीक्वेंस पे तो मैंने बात की, तो भाई फिर तुम टेलोमीर सीक्वेंस पे तो तुम्हें एक बिल्कुल पसडी सा जो है वो एतराज मिल गया, मगर जो अल्फाइड सीक्वेंस दरमियान में है वो कौन से एक्सप्लेन करोगे, और उस पर उसने कोई भी बात नहीं की। तो उस बेचारे को पता ही नहीं है, आई एम सॉरी टू से। जी हाँ, मैं अगर आपको अपना फीडबैक क्विकली दूं यहाँ पे, तो डेफिनेटली आइडियल डिबेट नहीं थी, लेकिन एटलीस्ट मैंने जो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने शायद देखनी भी नहीं थी, और जो मैंने लगाई तो मैंने कहा अभी ये आधे घंटे के अंदर दोनों लड़ भी पड़ेंगे तो कुछ नहीं होना। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे एटलीस्ट पाकिस्तानी और इस साइड पे तो इसी तरह डिबेट होती है ना, मुल्ला तो ऐसे ही करता है। तो आप लोग दोनों ने, आई थिंक हारिस ने भी बड़ा वो अच्छा अगर फर्ज किया, करेंगे और वो बहुत लड़ाई पता कब होती, अगर मैं कैसर के साथ मजहब पे बात करता, और अगर कभी उसने जुर्रत दिखा दी मुझसे मजहब पे बात करने की, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि वो पहले 15 मिनट में ही भाग जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, और वो ये भागेगा, तो मैं मेरा नहीं ख्याल भी भागूंगा। काफी क्लियर बात मैं है। नहीं भागूंगा, मैं नहीं ये तो भागूंगा, वो काफी क्लियर भागेगा। है। हाँ, तो हेलो भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत आपने टाइम दे चलें दिया। पहले दोबारा बात होगी, अपना ख्याल रखें और चलें ठीक है, गुड वर्क। खुदा चलें हाफिज। ठीक है, ओके ओके, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।